नमस्कार, चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौतम और आज हम फिर चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह के होने वाली समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आइए, क्या क्या हमें आज पढ़ना है। पिछले हफ्ते कौन कौन सी खबर हैं जो कि चर्चा में रही हैं और जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, जो कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी। तो पहला जो हमारे पास मुद्दा है आज डिस्कस करने के लिए वो है आरबीआई जल्द ही डिजिटल मुद्रा पायलट की योजना बना रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में जानेंगे, डिजिटल मुद्रा क्या होती है और कैसे आरबीआई इसके बारे में सोच रहा है। दूसरा मुद्दा है हमारे पास आज के लिए जीएसटी मुआवजे का मामला। जो केंद्र सरकारें होती हैं, जीएसटी के अंतर्गत उनको राज्य सरकारों को कुछ मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजा क्यों देना होता है? जीएसटी जब लागू हुआ था उस समय पर राज्य सरकारों को आश्वासन दिया गया था कि उनको जो अभी मतलब जीएसटी के पहले जो राज्य सरकारें अपना कर वसूल रही थी उसमें अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, किसी प्रकार की क्षति अगर पाई जाती है, तो उसकी भरपाई जो होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो उसके बारे में देखते हैं क्या चर्चा है अभी। तीसरा हमारे पास है भारत को कुशल बनाने की चुनौती। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भारत को कुशल बनाने की चुनौती। हम एक तरफ बात करते हैं बेरोजगारी की, दूसरी तरफ जो हमारे औद्योगिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग जो होते हैं, उनके द्वारा हमेशा ये बोला जाता है कि हमारे भारत में रोजगार योग्य युवा नहीं हैं, और जबकि दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि भारत में बेरोजगारी है। मतलब मांग की तरफ से भी कुछ कमियां दिखाई जा रही हैं और आपूर्ति की तरफ से भी कुछ कमियां दिखाई जा रही हैं। मांग वाला व्यक्ति बोल रहा है आपूर्ति नहीं है, आपूर्ति वाला व्यक्ति बोल रहा है मांग नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुशल बनाने की क्या चुनौतियां, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको जो दिया जाता है पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख और कुछ प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला मुद्दा। आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा की योजना बनाई। भारत सरकार या आरबीआई की हम बात करते हैं यहाँ पे। आरबीआई चाह रहा है कि हमें भी किसी तरह की एक डिजिटल मुद्रा लेके आना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन आपने सुना होगा काफ़ी, बिटकॉइन की तरह भारत सरकार को यानी कि आरबीआई को अपनी एक डिजिटल करेंसी लाना होगा। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं साहब? डिजिटल करेंसी क्यों लाना चाहिए? उसके हमें क्या फ़ायदे होंगे भारत सरकार को, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करना चाह रहा है? बिटकॉइन का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हम नई डिजिटल करेंसी लाने की अपेक्षा, यदि हम बिटकॉइन का ही उपयोग कर लें? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इसके बारे में देखते हैं क्या प्रावधान है। यहाँ पे हम आपको आर्टिकल रेफरेंस दे रहे हैं। आरबीआई प्लान्स डिजिटल करेंसी पायलट सून और मनी चेंजर ऑन नीड फॉर एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। ये दो आर्टिकल हैं जहां से हमने रेफरेंस लिया है इस खबर का और उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए खबर में क्या है सबसे पहले वो जानते हैं। पूर्ण पैमाने पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा शुरू करने के लिए अपनी रणनीति को जांचने में मदद करने के लिए थोक एवं खुदरा भुगतान करने के लिए डिजिटल मुद्रा उपयोग करने की व्यावहारिकता को आकलन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी पायलट परियोजना को शुरू करने की संभावना है। तो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके उसकी वायबिलिटी को चेक कर रहे हैं, व्यवहार्यता को चेक कर रहे हैं। क्या भारत में डिजिटल मुद्रा को लाया जा सकता है? क्या यह भारत के लिए उपयोगी साबित होगी या नहीं होगी? ऐसा खबरों में है। दूसरा बता रहे हैं वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति, इंटर मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय दूसरा मंत्रालय समिति ने आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढांचे में बदलाव के साथ, इन्होंने कानूनी ढांचे में बदलाव करने की जरूरत होगी जब हम डिजिटल मुद्रा लेकर आएंगे, बदलाव के साथ केंद्रीय बैंक को डिजिटल मुद्रा की सिफारिशों की थी, जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने की विनियमित करने का अधिकार देता है। यहाँ कानूनी ढांचे में बदलाव की बात कर रहे हैं। सरकार का या जो कमेटी बनाई गई है मंत्रियों की, उनके द्वारा भी सुझाव दिया गया है जो ही आरबीआई को डायरेक्ट करता है कि आप करेंसी इशू कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप डिजिटल करेंसी के बारे में भी सोचिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि सर डिजिटल करेंसी होती क्या है, डिजिटल मुद्रा क्या है? तो डिजिटल मुद्रा
कोई भी वह मुद्रा, धन या धन जैसी संपत्ति जिसे मुख्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम पर प्रतिबंधित, संग्रहित और विनियमित किया जाता है, मुख्यतः इंटरनेट पर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी करेंसी जिसको हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन या इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, संग्रहित कर सकें और बोला उसको मैनेज कर सकें, उस मुद्रा को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल मुद्रा या डिजिटल करेंसी। दूसरा बोल रहे हैं डिजिटल मुद्राओं के प्रकारों में, डिजिटल मुद्रा में दो तरह की करेंसीज होती हैं, एक क्रिप्टो करेंसी और दूसरा है वर्चुअल करेंसी, जिसको हम आभासी करेंसी, आभासी मुद्रा बोलते हैं। और तीसरा इन्होंने लिखा है केंद्रीय बैंक या डिजिटल मुद्रा। अब ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा कुछ नहीं है, ये इसका सिर्फ एक कानूनी रूप है। किसका? डिजिटल करेंसी का कानूनी रूप है। जब डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी किसी केंद्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा तो उसको हम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा कहेंगे। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बोला एक ऐसी डिजिटल मुद्रा जिसको किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है या बनाया जाता है, उसको केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा कहा जाएगा। वो दोनों रूप में हो सकती है, क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी हो सकती है या फिर वो आभासी मुद्रा के रूप में भी हो सकती है। अभी क्रिप्टोग्राफी और आभासी मुद्रा में क्या फ़र्क है? जैसे क्रिप्टोग्राफी में अगर आपको मैं बताऊं तो आती हमारी बिटकॉइन, ये क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है। क्रिप्टोग्राफी में किसी तरह का, इस तरह का कुछ विकेंद्रीकृत खाता होता है। अब इसको समझने की ज़रूरत यह यहाँ पे ये है कि विकेंद्रीकृत खाता और एक केंद्रीकृत खाता होता है। विकेंद्रीकृत खाते में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है, ए व्यक्ति के द्वारा पेमेंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बी को हो रहा है। अब यहाँ पे विकेंद्रीकृत व्यवस्था खाता के अंतर्गत यहाँ पे जानकारी ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के पास होगी। यहाँ पे केंद्रीय बैंक के पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं होगी, जो कि हमारे लिए या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक खतरा है। जबकि जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है खातों की, उसमें ए व्यक्ति से बी व्यक्ति को होने वाला भुगतान की जानकारी केंद्रीय बैंक के पास होती है। तो यहाँ पे जो क्रिप्टोग्राफी होती है या आभासी मुद्रा में भी ये इस्तेमाल हो सकता है या क्रिप्टोग्राफी, दोनों तरह की मुद्राओं में विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत खाते का सिस्टम उपयोग हो सकता है। इसके बाद बोला डिजिटल मुद्रा के बारे में, स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी, एक्सचेंज जैसी तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल पैसे का आदान प्रदान किया जाएगा। कुछ मामले में इसे भौतिक नकदी स्थानांतरित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एटीएम से नकद निकालना। सर, अन्य देशों का डिजिटल मुद्रा के बारे में क्या ख्याल है? तो मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, तटीय देश है, जिसका नाम है अल सल्वाडोर। इन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन, जो कि एक डिजिटल मुद्रा है, उसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। बिटकॉइन को अभी किसी और देश ने कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी है। सबसे पहला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर, जिसने डिजिटल मुद्रा को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। दुनिया का पहला देश है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा है ब्रिटेन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बनाने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। अभी ब्रिटेन ने क्या बोला? ब्रिटेन से बिटकॉइन, उन्होंने बिटकॉइन बनाने की संभावना पे तलाश कर रहा है। चाइना इस रेस में 2020 में अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण भी शुरू कर दिया है इन्होंने, जिसे अनौपचारिक रूप से डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या DCEP कहा जाएगा। अप्रैल 2018 में भारत सरकार ने, लेकिन मतलब कि भारत सरकार का है, मेरे कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह की डिजिटल जो बिटकॉइन था या डिजिटल करेंसीज जो थी, जो कि भारत सरकार के द्वारा या RBI के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बनाई गई हैं, उनके ट्रांजैक्शन पे, उनके लेन देन पे रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में असंवैधानिक बता दिया है। भारत में डिजिटल मुद्रा के क्या लाभ हैं? तो पहला हम देखते हैं, यह बिना किसी अंतर बैंक
निपटान के वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा। दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं पहले लाभ के अंदर। बोला पहले तो ये यहाँ पे अंतर बैंक निपटान नहीं चाहिए हमें, मतलब इंटर बैंक सेटलमेंट यहाँ पे नहीं होगा डिजिटल करेंसी के अंदर। जिस व्यक्ति से पैसा जाना है, जिस व्यक्ति के पास जाना है, डायरेक्टली उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। अभी क्या होता है, सपोज आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है ना, आपको जो पैसे भेजने हैं, आप मिस्टर ए हैं, आपको पैसा भेजना है मिस्टर बी को, जिनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। अभी यहाँ पे क्या होगा, स्टेट बैंक पीएनबी को फंड भेजेगा, तब जाके पंजाब नेशनल बैंक मिस्टर बी के खाते में पैसे ट्रांसफर करेगा और मिस्टर ए से एसबीआई डिडक्ट करेगा। बोला अब इस तरह का जो अंतर बैंक निपटान है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत। जिस व्यक्ति से जाना है उस व्यक्ति से जाएगा सीधा, जिस व्यक्ति के पास पहुंचना है वहां पे पहुंच जाएगा। इस तरह की समस्या नहीं होगी। दूसरा को बोला कि ये रियल टाइम पे हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा और यह मुद्रा की लागत मुद्रा प्रबंधन की जो लागत है उसको कम करेगा। इसके अंदर परिवहन वगैरह या जो छपाई वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह करेंसी की होती है, वो सब कॉस्ट यहाँ पे बच जाएगी। भारत का काफ़ी उच्च मुद्रा, अब ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे, उच्च मुद्रा जीडीपी अनुपात, मुद्रा जीडीपी अनुपात। यहाँ पे मतलब ये बोल रहे हैं कि साहब आपकी जीडीपी जो है उसके संदर्भ में कितनी करेंसी आपके यहाँ पे सर्कुलेशन में है, कितने नोट, कितनी मुद्राएं आपकी जीडीपी के रेशो में सर्कुलेशन में है। तो बोला भारत का मुद्रा से जीडीपी अनुपात जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक और लाभ रखता है, जिस हद तक बड़े नकदी उपयोग को सीबीडीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब सीबीडीसी यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को सीबीडीसी बोल रहे हैं। तो बोला कि उसके आने से ये बड़े पेमेंट्स हैं, जो बड़े भुगतान हैं, उनको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे कि मुद्रा जीडीपी अनुपात कम हो जाएगा। कागजी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बोला मुद्रा का प्रचलन कम हो जाएगा तो उसमें आने वाली जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि हमने बिटकॉइन को, पब्लिक ने यदि बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया, बिटकॉइन का कंट्रोल, मैनेजमेंट, ऑपरेशन भारत सरकार के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं है, जो किसी थर्ड पार्टी के पास है, निजी हाथों में है, किसी व्यक्ति के पास है, ये किसी देश के लिए खतरा साबित हो सकता है किसी भी दिन। उससे निपटने के लिए पहले बिटकॉइन फेमस ना हो पाए, बिटकॉइन अपना मार्केट ना, बाजार ना बना पाए, उसके पहले हमें कोई डिजिटल करेंसी लाना जरूरी है। तो बोल रहे हैं भारत एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा के बारे में क्यों सोच रहा है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो पहला कारण बता रहे हैं वो कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, चूंकि मौजूदा क्रिप्टो करेंसी उनके डिजाइन में अराजक हैं। उनका डिजाइन जो है वो अराजक है। मतलब क्या कि भाई ये बहुत गड़बड़ है, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारे पास का कोई नियंत्रण नहीं है, जो उन्हें कर चोरी या टेरर फंडिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे कदाचारों के प्रति संवेदनशील बनाता है। मतलब जो आजकल की डिजिटल करेंसीज चल रही हैं, जैसे एग्जांपल हमने बिटकॉइन का लिया है, तो बिटकॉइन जैसी करेंसी कर चोरी, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती हैं। क्यों? क्योंकि इनका नियंत्रण आरबीआई के पास नहीं है और ये क्या करती हैं, क्रिप्टोग्राफी में होती हैं, ये विकेंद्रीकृत खाता सिस्टम को अपनाती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास, मतलब कि केंद्रीय बैंक के पास जानकारी नहीं होती है लेन देनों की। तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी पैसा भेज सकता है, वो की सही बात नहीं है। इस संप्रभु डिजिटल मुद्रा आरबीआई को इन कदाचारों पर अंकुश लगाने की अनुमति देगी। यदि भारत सरकार यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक किसी प्रकार की डिजिटल मुद्रा लेके आ जाती है, वो इस तरह के ट्रांजैक्शन को, इस तरह के लेन देन को रोक लगाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। चूंकि सीबीडीसी का मतलब क्या है यहाँ पे, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को सोने या फिएट मुद्रा जैसी परिसंपत्तियों से जोड़ा जाएगा। यह वर्तमान में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी द्वारा अनुभव की जा रही अस्थिरता को संबोधित करता है।
ये समझ लो बहुत अच्छी तरीके से कि भैया बिटकॉइन जो है इतना अस्थिर क्यों है, इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस क्यों हैं। एक दिन में लाखों रुपए का उतार चढ़ाव आपको बिटकॉइन में देखा जा सकता है। तो क्या इस तरह का उतार चढ़ाव अगर भारतीय मुद्रा में होगा तो ये सही बात है क्या? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी अस्थिरता। क्यों अस्थिरता है? क्योंकि बिटकॉइन जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत को अपनाता है। बोला मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है बिटकॉइन की, तो क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा। मांग ज्यादा, आपूर्ति कम, मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ बोला आपूर्ति ज्यादा है, मूल्य मांग कम है, तो उसका मूल्य जो है वो कम हो जाएगा। वो सिर्फ मार्केट जो होता है, बाजार जो होता है, बाजार तंत्र को अपनाता है जिसमें मांग और आपूर्ति मुख्य हैं। लेकिन जैसे अभी हम भारतीय रुपए की बात करते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, कैसे करेंसी प्रिंट होता है, कैसे रुपए को मुद्रित किया जाता है। बोला कि यदि आपको कुछ 100 रुपीस का नोट प्रिंट करना है, इसके समक्ष कुछ आपको सोना या कोई दूसरी संपत्ति रखना होगा, तब जाके हम 100 रुपए का जो नोट है वो जारी करेंगे। कौन बोलता है ये? भारतीय रिजर्व बैंक बोलता है। देखो अभी बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में नहीं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी अभी उसमें कोई एसेट बैकिंग नहीं है ना, पर जो संपत्तियां होती हैं उनको पीछे उसके रखा जाता है, वो इसमें नहीं है। लेकिन सीबीडीसी में, क्योंकि ये एक केंद्रीय बैंक जारी करेगा, केंद्रीय बैंक बनाएगा इसको, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? उसकी एसेट बैकिंग करेगा। मतलब उसके समक्ष में, उपलक्ष्य में कुछ सोना या किसी और तरह की संपत्ति को उसके पीछे उसकी बैकिंग की जाएगी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मूल्य में स्थिरता आ जाएगी। ये मूल्य में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, बहुत ज़्यादा इसमें अस्थिरता नहीं रहेगी। यदि बिटकॉइन जैसी निजी मुद्राएं, अभी इसके पहले ही बताया था लाभ में मैं, यदि बिटकॉइन जैसी निजी मुद्राएं मान्यता प्राप्त करती हैं, इनको मान्यता प्राप्त हो जाए, कानूनी रूप से नहीं लेकिन बाजार आगे से इनको मान्यता प्राप्त कर दे, तो सीमित परिवर्तनशील वाली राष्ट्रीय मुद्राएं किसी प्रकार के खतरे में आने की संभावना है। बोला कि जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं वो खतरे में आ सकती हैं यदि बिटकॉइन जैसी मुद्रा अपना मार्केट में वर्चस्व बना ले तो। अन्य सभी शक्तिशाली सरकारें इस क्षेत्र में उद्यम कर रही हैं, इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पीछे ना रहें। बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपनी अपनी डिजिटल करेंसी के लिए काम कर रही हैं, इसलिए भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये 4 कारण बताए गए कि भारत एक संप्रभु मुद्रा के बारे में क्यों सोच रहा है। तो बोला आरबीआई को क्या क्या करना चाहिए, आरबीआई को इस तरह के मुद्दों पर विचार करने की क्या जरूरत, क्या क्या काम और कर लेने चाहिए कि हमें डिजिटल मुद्रा के बारे में सोचना है। तो बोला सीबीडीसी का दायरा तय कर लो, इसका दायरा कितना रहेगा। दूसरा बोला उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित तकनीक, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे आप, उसके बारे में जानकारी कर लें। सत्यापन के लिए तंत्र वितरित, ये वितरित खाता बही या केंद्रीकृत खाता बही, ये केंद्रीकृत खाता बही बोलते हैं इसको केंद्रीकृत खाता बही बोलते हैं। दोनों में से कौन से सिस्टम को यूज करना है। सामान्यतः आरबीआई तो केंद्रीकृत खाता बही सोचेगी, सारे रिकॉर्ड्स, सारे लेन देन अपने पास रखेगी। और वितरण संरचना क्या होगी, आप इसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाएगा। और उसके अलावा कानूनी बदलाव महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कानूनों में हमें बदलाव लाना पड़ेगा यदि डिजिटल मुद्रा को हमें लेके आना है तो क्या क्या कौन कौन से कानून है जिसमें बदलाव किया जाना चाहिए। तो पहले तो बोला कि आरबीआई अधिनियम में बदलाव होगा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा के बारे में अब नहीं लिखा है तो उसको लिखना पड़ेगा आरबीआई अधिनियम में हमें। इसके बाद सिक्का अधिनियम में बदलाव करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा में हमें बदलाव करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में हमें बदलाव करना पड़ेगा। इन बदलावों की आवश्यकता है, इसके बाद ही हम डिजिटल मुद्रा को कानूनी रूप से भारत में लागू कर पाएंगे। अब आता है हमारा दूसरा मुद्दा। दूसरे मुद्दे में क्या बोल रहे हैं हम, जीएसटी मुआवजे का मुद्दा। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भैया केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो जीएसटी का मुआवजा दिया जाता है वो क्यों नहीं दिया। इस पर आर्टिकल आया था, देख लेते हैं हम खबर में क्या है। तो खबर में बताया जा रहा है कि 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष जो था, जो कि खत्म हो चुका है 31 मार्च 2021 को, उसके लिए राज्यों को 81,000 करोड़, क्या अमाउंट फिगर बताया मैंने आपको, 81,000 करोड़
रुपए जो हैं वो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को देना है मुआवजे के रूप में। बोला भैया केंद्र सरकार किस तरह का मुआवजा राज्य सरकार को यहाँ पे देना चाह रही है। तो जब जीएसटी को लागू किया गया था, जीएसटी लागू करना इतना आसान नहीं था। जीएसटी को लागू करने के लिए बहुत सारे राज्यों से बहुत सारे कमिटमेंट करना पड़ा केंद्र सरकार को। तो उसमें से एक कमिटमेंट था कि राज्य सरकारों को यह डर था जीएसटी आने से कि जीएसटी जो आएगा वो एक सिंगल टैक्स सिस्टम है, एकल कर प्रणाली है। इसमें होगा क्या, जो पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा केंद्र राज्य सरकार को मिलने वाले करों का पैसा भी केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो बोला केंद्र सरकार हमें पैसा देगी नहीं देगी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा बोला कि अभी हम जितना कर कलेक्ट करते हैं, कर जो हम संग्रहित करते हैं, यदि उससे कम हमें जीएसटी में टैक्स मिला तो कैसे चलेगा हमारा काम। इसी बात के लिए आश्वासन दिया गया था, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। बोला था कि राज्य सरकार जो आपको पैसा मिलता है 2015-16 को उसका आधार वर्ष माना गया कि 2015-16 में जितना आपने कर वसूल किया था उसमें हर साल हम 14% की बढ़ोतरी के साथ आने वाले 5 सालों तक आपको कर क्षतिपूर्ति करेंगे। बोला कि आप 15-16 का जो कर है आपका वसूली है उसमें हर साल 14% की बढ़ोतरी करते जाओ। उससे कम यदि आपको कर प्राप्त होता है जीएसटी के सिस्टम में तो हम उस कर की क्षतिपूर्ति आपको अगले आने वाले 5 सालों तक करेंगे। तो वो पैसा है जो केंद्र सरकार द्वारा अभी भी नहीं दिया गया। कौन से साल का नहीं दिया गया, 20-21 का नहीं दिया गया। अभी कौन सा चल रहा है, बोला फाइनेंशियल ईयर, अभी बोला वित्तीय वर्ष 2021-22 चालू हो गया और पैसा जो है 20-21 का नहीं मिला। ये तो गलत बात है। और इस साल के लिए अप्रैल मई 2 महीने के लिए 55,345 करोड़ रुपए बकाया हो गया। अभी अप्रैल मई इस साल का हो गया। ये तो संसद को इस बात की सूचना दे दी गई है सोमवार को। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित प्रश्न के उत्तर में जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, उन्होंने बताया कि हमने आंशिक क्षतिपूर्ति की इनकी राशि जो है वो वितरित कर दी है, जिसमें 91,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या बोला कि अभी आंशिक ही किया गया है, पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। और बोला ऐसा क्यों, निधि पूरी करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बोल रहे हैं कि पैसा जो है अभी हमारे पास पर्याप्त नहीं आया। क्यों नहीं आया, बोल रहे हैं महामारी के आर्थिक प्रभाव ने कम जीएसटी संग्रह। अब देखो जब पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया तो बिजनेस शट डाउन, बिजनेस बंद हो रहे हैं, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो जीएसटी कहाँ से आएगा, है ना। बिजनेस कम हुए, ट्रांजैक्शंस कम हुए, व्यापार कम हुआ, तो क्या बोला जीएसटी भी कम आया। अब जीएसटी कम आया, राज्य सरकार, जब केंद्र सरकार के पास कम जीएसटी आया तो राज्य सरकारों के पास भी कम जीएसटी आया स्वाभाविक रूप से। तो बोला कि एक तो हमारा जो क्षतिपूर्ति का गैप है ना वो बढ़ गया। क्यों, राज्य सरकारों के पास कम पैसा आया। केंद्र सरकार तो पहले से कमिटमेंट दे चुकी है कि हम आपको 2015-16 के आधार वर्ष के हिसाब से 14% की बढ़ोतरी के साथ कर की क्षतिपूर्ति करेंगे। अब यहाँ पे राज्य सरकारों के पास कम पैसा आया पेंडेमिक के कारण, है ना। केंद्र सरकार के पास भी पैसा कम आया, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो बढ़ गई। बोला कि आपने तो कमिटमेंट किया है, आपको तो हमें उतना टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसकी भरपाई कहाँ से होती है, केंद्र सरकार इतना पैसा लेके कहां से आएगी क्षतिपूर्ति के लिए। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, उपकर लगाया जाता है, जिसको हम सेस बोलते हैं। उपकर लगाया जाता है, सरचार्ज लगाया जाता है। क्या सभी तरह के गुड्स पे लगाया जाता है, बोला कि नहीं। देख लेते हैं इसके बारे में किस पे लगाया जाता है। जीएसटी मुआवजा अधिनियम 2017 ने राज्यों को गारंटी दी थी कि उन्हें 2022 तक जीएसटी कार्यान्वयन के पहले 5 वर्षों में राजस्व के किसी भी नुकसान की भरपाई पाप और विलासिता के सामानों पर लगाए गए उपकर का उपयोग करके की जाएगी। यहाँ पे पाप और विलासिता के सामानों की बात कर रहे हैं। पाप और विलासिता की जो वस्तुएं हैं उन पे हम कुछ सेस लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, उससे राज्यों को क्षतिपूर्ति करेंगे। वर्तमान में ये जो हमारे धूम्रपान होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। इस अधिनियम ने माना कि प्रत्येक राज्य को जीएसटी राजस्व 2015-16 में
एकत्र की गई राशि से जीएसटी द्वारा सम्मिलित सभी करों के माध्यम से हर साल 14% की वार्षिक दर से वृद्धि की जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक राज्य जिसने किसी भी वर्ष इस राशि से कम एकत्र किया है, किस राशि से, बोला 15-16 की राशि में 14% प्लस कर दो, उससे कम किया, उसी कमी के मुआवजा दिया जाएगा। राशि का भुगतान अंतिम खातों के आधार पर 2 महीने में किया जाएगा और इसकी जो परीक्षा है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कैग द्वारा की जाएगी। यह योजना 5 साल यानी कि जून 2022 तक के लिए ही लागू है। ये जून 2022 तक ही लागू है, इसके बाद ये योजना खत्म हो जाएगी। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जीएसटी में ऐसा कब क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक मुआवजा उपकर कोष बनाया गया, जिसको सरचार्ज बताया मैंने आपको, जिसमें राज्यों को किसी भी कमी के भुगतान को किया जाएगा। कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा और इस उपकर का उपयोग मुआवजे के भुगतान के लिए किया जाएगा। जीएसटी अधिनियम में कहा गया था एकत्र किए गए उपकर और ऐसी अन्य राशियां जीएसटी परिषद द्वारा अनुशासित की जाती हैं को फंड में जमा कर देते हैं। और 2020-21 में जीएसटी मुआवजा कोष में कमी के कारण केंद्र राज्यों को पूरी मुआवजा नहीं दे पा रहा है ना। बोला कि 2020-21 में जीएसटी मुआवजा कोष में कम पैसा आया क्योंकि व्यापार कम हुआ, पैंडेमिक था, इसलिए हम आपको मुआवजा नहीं दे पा रहे। 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक में, जीएसटी परिषद की बैठक होती है और इस जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। सामान्यतः यह हर राज्य के वित्त मंत्री उसके प्रतिनिधि होते हैं और अपने केंद्र से भी जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसमें होते हैं। इसके अलावा भी अन्य लोग शामिल होते हैं। यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में, अभी बोला कि पैसे तो नहीं दिए आपने, कैसे सॉर्ट आउट करोगे इस मुद्दे को, अभी राज्य सरकारों को तो पैसे की जरूरत है। तो केंद्र सरकार ने बोला, ये जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि जो केंद्र सरकार है वो 1.59 लाख करोड़ का लोन उधार लेगी और इसे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में परिवर्तित कर देगा और इसको पिछले वर्ष की तरह उपयुक्त किस्तों में दे दिया जाएगा। किसको? राज्य सरकारों को। जब इतना मुद्दा हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में भी जान लेते हैं। जीएसटी क्या होता है, कब आया, कैसे आया। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। याद रखना है, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से इसको पेश किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, ये डेट आप सभी को याद होगी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट किया गया था। यह अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है ना। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये हमें मालूम है। अभी जीएसटी में क्या बोल रहे हैं कि जितने भी टैक्स थे, मतलब जीएसटी के पहले बहुत तरह के टैक्स लगते थे, बहुत तरह के कर लगते थे, उन सभी करों को एकीकृत कर दिया गया, उन सभी करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया। मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ पे लिख के दिए हमें, बोला कि उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित किया गया है ना। सिंगल एकल कर प्रणाली हमने यहाँ पे बनाई है, तो जितने भी अप्रत्यक्ष तरह के टैक्स थे सभी को इसमें समाहित कर दिया गया है। यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है, यह अंतिम उपयोग बिंदु पर लगाया जाता है। अभी उपयोग कैसे है, बोला कि जो इसका फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर ही इसका टैक्स का बर्डन पड़ेगा, अंतिम उपभोक्ता पर ही इस कर का बर्डन भार पड़ता है, उसी को हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष करों में जो व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा कर का भुगतान किया जाता है उसका भार भी उसी व्यक्ति पे पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष करों की दृष्टि में अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पे भार डालते हैं जो व्यक्ति उनको उपयोग करता है। जैसे कि ये पेन है जो मेरे द्वारा क्रय किया गया है, इस पे लगने वाले जीएसटी का भार मेरे ऊपर पड़ेगा, ना कि इसके निर्माता पर। निर्माता मुझसे वसूलेगा और वो सरकार के पास जमा करेगा। यह केवल मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, मल्टी स्टेट टैक्स बोलते हैं इसको, हम मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। 10 रुपए में खरीदा गया थोक व्यापारी द्वारा, ठीक है। अभी थोक व्यापारी द्वारा इसमें 10 रुपए प्लस 2 रुपए का अपना मुनाफा 12 रुपए में
खुदरा व्यापारी को बेच दिया गया। तो अभी यहाँ पे जो कर लगेगा वो 2 रुपए पे लगेगा, मतलब 10 रुपए पे जो कर है वो निर्माता के द्वारा लगाया गया था, है ना, 10 रुपए पे। जब इसको 10 रुपए में मिला था थोक व्यापारी को, तो इसने 2 रुपए अपना मूल्य वर्धन लगाया, तो बोला 12 रुपए पे टैक्स लगेगा, बोला 12 रुपए प्लस जीएसटी। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 13 रुपए हो गया ये। तो अभी 13 रुपए अगर होता है और इसमें 3 रुपए टैक्स का कंपोनेंट है, ठीक है, और इस 10 रुपए में 2 रुपए था टैक्स का कंपोनेंट, तो यहाँ पे थोक व्यापारी को बोला जाएगा कि 3 रुपए आपने जब इसको क्रय किया था उस समय पे दे दिया है, तो 2 रुपए दे दिया है, तो 2 रुपए माइनस करने के बाद 1 रुपए का ही कर जो है वो सरकार को देना है। यहाँ पे 2 रुपए का जो लाभ दिया गया है थोक व्यापारी को, क्योंकि उसने निर्माता को 10 रुपए में समाहित ऑलरेडी भुगतान कर दिया था, तो उसका बेनिफिट उसको यहाँ पे दिया गया है। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोला जाता है इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये मूल्यवर्धन है और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। दोनों चीज मैंने आपको इस उदाहरण की सहायता से आपको समझा दिया है। ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जीएसटी की। क्या बोला कि भैया ये व्यापक प्रभाव से बचाता है। व्यापक प्रभाव इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। मैं अभी पिछला ही उदाहरण लेता हूं, समझने का प्रयास करते हैं। ये थोक व्यापारी द्वारा 10 रुपए में पेन खरीदा गया था, ये वाला, ये थोक व्यापारी द्वारा खरीदा था, और इसमें 2 रुपए का टैक्स समाहित था, जो हमने पहले भी देखा था। अभी क्या हुआ, इसने अपना 2 रुपए का मुनाफा जोड़ के 12 रुपए में इस पेन को बेच दिया। तो 12 रुपए में बेचा और 1 रुपए इस पर टैक्स बना, ठीक है, 13 रुपए। तो अभी यहां पे इस व्यक्ति को 13 रुपए में टोटल 3 रुपए का टैक्स हो गया। तो बोला अभी ये 2 रुपए का इसमें इनपुट नहीं मिलेगा। ये पिछले जो कर सिस्टम थे, कर जो हमारी प्रणाली थी, पुरानी कर प्रणाली थी, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान नहीं था। कुछ जगह पे था, कुछ जगह पे नहीं था। जैसे उत्पाद शुल्क की हम बात करें, उत्पाद शुल्क पे जो दिया गया कर था उसका फायदा आपको वैट में नहीं मिलता था। वैल्यू एडेड टैक्स जो था हमारा मूल्य संवर्धन कर था, मूल्य संवर्धन कर में मूल्य संवर्धन कर दिया गया था, उसका फायदा मिलता था। उसके पहले कोई तरह का कर लगा था, उसका फायदा नहीं मिलता था, क्योंकि अभी एक ही तरह का टैक्स है, आपको देना ही हर जगह जीएसटी है, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे क्या हुआ, जो वस्तु एवं सेवाएं हैं उनका मूल्य कम हुआ, उन पर टैक्स का बर्डन कम हुआ है। जीएसटी के तहत कर संरचना उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी है। मतलब ये जो जीएसटी होता है आपका, उसमें इस तरह के कुछ कंपोनेंट बता दिए गए हैं। बोला कि ये 3 तरह का हो सकता है, एक होगा सीजीएसटी, दूसरा होगा एसजीएसटी और तीसरा होगा आईजीएसटी। सर हमने तो सुना जीएसटी एक ही तरह का टैक्स है। हाँ, जो उपभोक्ता है उसको एक ही तरह का टैक्स देना है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई जो वस्तु एवं सेवाएं हैं वो 18% की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है कि 4 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई हैं, 5, 12 और 18, 28। तो यहाँ पे 18% कैटेगरी में कोई यदि वस्तु यहाँ पे आती है, तो बोला कि उसमें आधा आधा, अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में इस कर का बंटवारा होगा ना, क्योंकि जीएसटी आने के पहले तो राज्य सरकार अपना कर अलग वसूलती थी और केंद्र सरकार अपना कर अलग वसूलती थी, लेकिन यहाँ पे एकीकृत कर दिया गया दोनों को। तो अभी दोनों को क्या करना होगा, यहाँ पे बंटवारा करना होगा। तो बंटवारे में क्या बोला कि जो 18% टैक्स रेट, जो कोई भी टैक्स रेट है उसका आधा आधा कर दो, आधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, आधा राज्य सरकार के पास जाएगा। तो 18% अगर ये जीएसटी है यहाँ पे, तो 9% सीजीएसटी होगा उसमें और 9% एसजीएसटी होगा। ये बात तो हो गई है राज्य के अंदर होने वाले लेन देनों की। मतलब कोई जो लेन देन है वो पंजाब में हुआ है, मतलब क्रेता भी पंजाब में है, विक्रेता भी पंजाब में है। लेकिन दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं कि सर उस समय क्या होगा कि जो क्रेता है वो मध्य प्रदेश में है और जो विक्रेता है वो पंजाब में है। तो उस स्थिति में बोला कि आईजीएसटी लगेगा पूरा 18%, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
बोला IGST लगाएंगे हम इसमें 18% के रेट से, और उसका जो भुगतान है वो फिर केंद्र सरकार उसका बंटवारा किया जाएगा। तो ये 3 तरह के सिस्टम बताए, और यहाँ पे टोटल हमें 4 तरह के रेट दिए गए हैं। आधार मुख्यतः, अब आगे बढ़ेंगे हम। आज का नया मुद्दा हमारे पास है कि भाई भारत में कौशल विकास के लिए क्या क्या चुनौती है। कौशल विकास क्या होता है? एक तरफ सर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो उद्योग होते हैं, जो उद्योगपति हैं, हमेशा से उनकी एक शिकायत रही है कि सर भारत में हमें अपने काम कराने के लिए जो लोग हैं ना वो उपलब्ध नहीं है, हमें जिस प्रकार के लोग चाहिए वैसे लोग नहीं है। दूसरी तरफ भारत के युवा ये बोलते हैं कि सर बेरोजगारी पर्याप्त है, हमारे पास कोई काम नहीं है। इस कड़ी में, इस विरोधाभास में क्या गड़बड़ी है? कुछ तो मिसिंग है, जिसके कारण ये दोनों तरफ से बातें हो रही, दोनों तरफ से शिकायतें हो रही हैं। आपूर्ति तरफ, मतलब कि युवा जो है वो एक लेबर फोर्स की, एक श्रम की आपूर्ति कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है, सरकार से बोल रहा है। दूसरी तरफ उद्योगपतियों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे पास जो युवा हमें चाहिए, जो स्किल्ड लेबर हमारे पास चाहिए, श्रम की जो हमें ज़रूरत है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम अपना काम कैसे कराएं? तो ये दोनों में विरोधाभास क्यों है? तो मांग तरफ से भी ये शिकायत है और आपूर्ति की तरफ से भी ये शिकायत है। इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं पहले क्या है। हाल ही में विश्व युवा दिवस, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया था। एक बार फिर भारत में आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कुशल कार्य बल को महत्व दिया गया। बोला कि भाई भारत, यदि तुझे आत्मनिर्भर बनना है ना तो क्या चाहिए तुझे? बोला कि कुशल कार्यबल चाहिए, सक्षम लोग चाहिए, सक्षम कारीगर चाहिए हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। भारतीय प्रशासन कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है, जैसे स्किल इंडिया मिशन है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स या लक्ष्य आदि। इस तरह के प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। भारत में इन कार्यक्रमों ने युवाओं में कौशल के स्तर में सुधार की नींव रखी है। बोला कि हाँ ठीक है, सुधार तो हुआ है। हालांकि अधिकांश अनुमानों के अनुसार भारत एक ऐसा देश बना हुआ है जो कुशल कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी का सामना कर रहा है। मतलब सबसे अधिक युवा भारत के पास, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भैया कुशल कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी का सामना कर रहा है। हमारे पास कुशल कर्मचारी नहीं है और हमारे पास युवा हैं। क्या दिक्कत है सर ये? आइए समझते हैं। भारत के सामने चुनौतियां, क्या चुनौती है? बोला कि भैया अकुशल कार्यबल समस्या का सिर्फ एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, एक जो शैक्षिक प्राप्ति के साथ बिगड़ती है। बोल रहे हैं भैया एक समस्या तो अकुशल कार्यबल की अकेली नहीं है सिर्फ, दूसरी समस्या साथ में क्या है? और दूसरा पक्ष भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, एक जो शैक्षिक प्राप्ति के साथ बिगड़ती है, मतलब पढ़े भी रहे हैं फिर भी बेरोजगारी है। जनवरी से अप्रैल 2021 की अवधि के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में कुल बेरोजगारी दर 6.83 है। इसकी तुलना में स्नातक या इससे भी अधिक डिग्री वाले लोग बेरोजगारी के स्तर से लगभग 3 गुना अधिक का सामना कर रहे हैं। मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, इसको 3 से गुणा कर लेते हैं हम। उतने युवा जो कि स्नातक अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं या उससे ज़्यादा पढ़ चुके हैं, वो लोग बेरोजगारी से ज़्यादा सामना कर रहे हैं। 19% से अधिक बेरोजगारी दर पर स्नातक या इससे भी बेहतर, मतलब ये 6 से आपने इसको गुणा किया तो 19 के ऊपर आ जाएगा। एक और भारत में कंपनियों को कुशल जनशक्ति की भारी कमी है। ये देखो उद्योगपति क्या बोल रहे हैं, कुशल, भारत में कंपनियां क्या बोल रही हैं कि कुशल जनशक्ति नहीं हमारे पास, सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर भारत में लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ लाखों शिक्षित होने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या समस्या जा रही है यहाँ पे? अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च 2018 की रिपोर्ट के अनुसार नो टाइम टू लूज शीर्षक से 3 प्रकार के कौशल हैं। पहले तो बोला कि अब ये कुशल हमें कारीगर चाहिए, कुशल हमें यदि कार्यबल चाहिए तो पहले कुशलता की परिभाषा क्या है?
कौशल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है हमारी, इसने 3 मुख्य रूप से कुशलता को वर्गीकृत किया है। पहला बोल रहे हैं संख्यात्मक कौशल, जिसमें बताया जो साक्षरता और संख्यात्मक के बुनियादी कौशल में है, जैसे बोला व्यवहारिक ज्ञान, समस्या को सुलझाने की योग्यता और उच्च संज्ञानात्मक कौशल जैसे तर्क और रचनात्मकता। बोला एक तरह का कौशल ये होता है, लेकिन क्या बोला ये एम्प्लॉयबल है? क्या ये नौकरी दिला सकता है ये कौशल? बोला नहीं, रुक जाओ, अभी दूसरा भी समझ लेते हैं। फिर तकनीकी, दूसरा कौशल क्या बोला? तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, कि जिसमें आपको कोई टेक्नोलॉजी जो है वो आती है, या किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें आप मशीन चलाना है, कुछ करना है, वो आप काम कर सकते हैं, जो किसी भी व्यवसाय में उपकरणों और विधियों का उपयोग करके विशिष्ट कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक क्षमता को संदर्भित करता है। दूसरी कौन सी बोला? कि भैया तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, इसमें आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो आपको आती है, जैसे कि सिंपल है, अगर मैं एक आईटी फील्ड का, कोई सूचना प्रौद्योगिकी फील्ड से कोई है, तो उसके लिए एक C++, जावा या किसी तरह की वेबसाइट डिज़ाइनिंग, यदि कोई लेखांकन अकाउंटिंग फील्ड से, उसको अकाउंटिंग करना आना, यदि कोई मशीन ऑपरेट कर सकता है, ये इस तरह की बोला कि तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की श्रेणी में आएगा। तीसरा बोला अंत में सामाजिक और व्यवहारिक कौशल, जिनमें काम करना, संवाद करना और दूसरे को सुनना शामिल है। ये तीसरे तरह का कौशल है। इन तीनों प्रकार के कौशल के विभिन्न स्तरों को जोड़ा जा सकता है ताकि कौशल को आधारभूत रोजगार और उद्यमशीलता कौशल में वर्गीकृत किया जा सके। बोल रहे हैं इनके हिसाब से कैसे हम किसी तरह की नौकरी या बिजनेस को चालू कर सकते हैं। फंडामेंटल स्किल जो हमने पहली पढ़ी थी, यहाँ पे बेसिक हो गई और ये आपकी सोशल बिहेवियर हो गई। एम्प्लॉयबल स्किल बोला कि काम कहाँ से मिलेगा आपको? बोला काम ये 3 आपको आने चाहिए, बेसिक होनी चाहिए आपके पास, कुछ टेक्निकल होना चाहिए और सोशल बिहेवियर होना चाहिए। आपके पास बेसिक और सोशल दोनों हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक उद्यमी बन सकते हैं। भारत के सामने कौशल विकास की चुनौतियों का पैमाना कितना बड़ा है? NCAER की रिपोर्ट है 2018 की, उसमें बताया गया कि भारत में कार्यबल कितना है? 468 मिलियन लोग हैं। इसको कन्वर्ट करोगे तो 40 करोड़ के आसपास का फिगर आपको मिल जाएगा, जिनमें से लगभग 92% अनौपचारिक क्षेत्र में है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है? औपचारिक क्षेत्र में बोला कि जहाँ पे आपको बहुत तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं, या आपको पेंशन जो प्रावधान होते हैं, प्रोविडेंट फंड के प्रावधान होते हैं, वो सब लागू होते हैं। ऐसा क्षेत्र भारत के पास, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 8% हैं औपचारिक में। इसके अलावा बाकी सबके सब लोग कहाँ पे काम करते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लगभग 31% निरक्षर है। बोला भाई ये तो पढ़े लिखे नहीं है। 13% जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है और 6% कॉलेज वाले हैं। इसके अलावा केवल 2% कार्यबल के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है कि उसको काम करना आता बोल के वोकेशनल ट्रेनिंग है, और 9% के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण था। उस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि हर महीने 2022 में बोल रहे हैं वो, 2022 में हर महीने 1.2 मिलियन नए श्रमिक जो 15 से 29 वर्ष की आयु के हैं 2022 में हर महीने भारत के कार्यबल में शामिल होंगे। सर्वेक्षण में शामिल 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के 5 लाख से अधिक स्नातक छात्रों में से लगभग 54% रोजगार के लिए अयोग्य पाए गए हैं। क्या बोल रहे हैं? 5 लाख से अधिक जो छात्र हैं स्नातक हो चुके हैं, उसमें से 54% बोला रोजगार के लिए अयोग्य पाए जा रहे हैं। यही तो विडंबना है। पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं आता, तो नौकरी नहीं मिल रही। इसीलिए तो हमें कौशल विकास की आवश्यकता पड़ी। ये जो एक गैप बन गया है कि भाई ये जो है आपका जो एम्प्लॉयर है, जो व्यक्ति आपको नौकरी देना चाहता है, वो उसकी जो आवश्यकता है वो यहाँ पे है और आपको जो काम आता है वो यहाँ पे है। इन दोनों को गैप को कैसे फिल आउट किया जाए जिससे कि इसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, इसको भी काम मिल सके। उसके लिए बोला कि किसी तरह का कौशल विकास प्रोग्राम हमें चलाना पड़ेगा।
जिससे कि वो इसको अपस्किलिंग कर सकें, इसके ज्ञान को, इसके कौशल को बढ़ा के यहाँ तक लेके जाएं जिससे कि ये व्यक्ति उसको रोजगार दे दे। इस प्रकार यदि कौशल का मुद्दा हल नहीं होता है तो भारत अपने तथाकथित जनसांख्यिकी लाभांश जब्त करने का जोखिम उठाता है। बोला कि जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर हमारा अच्छा है, जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास युवा है, उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। बोला उसका फ़ायदा भी आप जब्त करवा दोगे यदि कौशल विकास आपने सही से नहीं किया। अच्छा, एक और नई समस्या यहाँ पे समझ में आ रही है। बोला कि घरेलू कौशल विरोधाभासी है। अभी आप सुंदर पिचाई जी का नाम ले लेंगे, फिर किसी और का नाम ले लेंगे, सर ये तो भारत से ही है, इनमें कितना कौशल है, देखो किसी दुनिया की दूसरे देशों की कंपनियों को संभाल रहे हैं, इतना कौशल है इनके पास, और आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि हमारे भारतीय युवा के पास कौशल नहीं है। तो भारतीय ने वैश्विक स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, चाहे वह दवा हो या इंजीनियरिंग हो। पूरा इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल में तो हमने ज़बरदस्त काम किया है, देश में ही नहीं देश के बाहर बहुत सारा काम किया है। बिल्कुल मान लिया हमारा जो युवा है वो विदेशों में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन देश में क्या हो जाता है, घरेलू कौशल में क्यों विरोधाभास है, देश में क्यों नहीं काम कर पा रहा। लेकिन घर पर भारत का 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में अभी पड़ा 92%। NCAIER की शोधकर्ताओं के अनुसार भारत एक दुष्ट चक्र में फंस गया है। अभी देखो भैया हम कैसे एक दुष्ट चक्र में फंस गए हैं, जहां पे अधिक कार्यबल अनौपचारिकता नए कौशल हासिल करने के लिए कम प्रोत्साहन की ओर ले जाता है। बोला कि भैया अनौपचारिक जो है ना उसी में जाते हैं, क्योंकि कौशल हासिल किया तो आपको काम कहाँ करना है, अनौपचारिक में करना है। अपर्याप्त कुशल श्रमिकों का सामना करते हुए व्यवसाय अक्सर श्रम को मशीनरी से बदलता चुनते हैं। आ जाओ भैया, मशीनीकरण बोलते हैं हम, मशीनीकरण क्यों हो रहा है, क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों नहीं लोगों को इस्तेमाल कर रहा। बोला कि भाई यदि आपके पास जो श्रम है वो अकुशल है, कौशल नहीं है, उसके पास काम नहीं आता, तो काम कैसे करवाएगा बिजनेसमैन अपना, उद्योगपति क्या बोलेगा, मुझे तो काम चाहिए, मुझे नहीं मतलब आपको काम आता है नहीं आता, आपको काम नहीं आता इस कारण मैं अपना काम क्यों बर्बाद करूं। तो क्या करेगा वो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन चूज करता, वो तकनीक का इस्तेमाल करता है, जहां पे लेबर का श्रम का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे वो तकनीक का इस्तेमाल करना चालू कर देता है। ये भी एक कारण है महंगाई बेरोजगारी बढ़ने का, जॉबलेस ग्रोथ इसको हम बोलते हैं, कि मतलब रोजगार नहीं बढ़ रहा लेकिन फिर भी हम वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुशल श्रम और प्रौद्योगिकी पूरक है, कुशल श्रम और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब आपको काम आता है तो ठीक बात है, नहीं आता तो हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी है, तकनीक है। लेकिन अकुशल श्रम और प्रौद्योगिकी विकल्प हैं। एक तो बोला था कुशल श्रम और प्रौद्योगिकी पूरक हैं, काम आता है उसके साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा बोला अकुशल श्रम जो है वो प्रौद्योगिकी विकल्प है, यदि काम नहीं आता तो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपकी जगह पे जो काम हम आपसे करवाने वाले थे वो हम अब अपनी मशीन से, जो हमारे पास तकनीक है उससे इस्तेमाल करेंगे। यह बदले में अभी भी कम औपचारिक नौकरियों की ओर जाता है। तो बोला सर समस्याएं तो बहुत सारी गिना दी आपने, अभी कुछ इसका समाधान भी बताइए, क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ज़रा सोच लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। कौशल के प्रति भारत के दृष्टिकोण के साथ एक अलग नुकसान बाजार की मांगों को अनदेखी करना रहा है। अधिकांश भाग के लिए कौशल को ऊपर से नीचे फैशन में प्रदान किया जाता है। बोल रहे हैं कि भाई अभी ना जो भारत में कौशल की हम बात करते हैं, भारत में हम श्रम की बात करते हैं, तो अभी तक इसको इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। बोला कि बाजार क्या मांग रहा है, बाजार किस तरह का युवा मांग रहा है, बाजार में किस तरह के कौशल की जरूरत है, उसको तो हमने नज़रअंदाज किया अभी तक। दूसरा, इस प्रकार अधिकांश कौशल प्रयास लगभग पूरी तरह से सब कुछ कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। इसलिए क्या बोला कि कौशल को नज़रअंदाज किया, तो अभी चलो कौशल विकास कार्यक्रम चालू करते हैं, लेकिन उन्हें बाजार की जरूरतों के साथ मिलान करने में विफल रहे। चलो पहली मुद्दा तो क्या, कौशल विकास को नज़रअंदाज किया। दूसरी समस्या क्या, कौशल विकास कार्यक्रम चालू किए लेकिन बाजार की मांग के बराबर नहीं किए। बाजार क्या मांग रहा है, किस तरह का कौशल चाहिए, आपने किसी और तरह का कौशल पैदा कर दिया। आ रही बात समझ में। बोला दोनों को मैच नहीं किया, दोनों को मिलान नहीं किया,
तीसरा, विशेषज्ञों का तर्क है कि स्थायी परिणाम देने के लिए योजनाओं को कुशल बनाने के लिए यहां तक कि मिलान करना भी पर्याप्त नहीं है। अभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई अभी तुम कौशल भी दे लो, मिलान भी कर लो, तब भी ये बराबर नहीं है स्थायी परिणाम के लिए, लंबे समय के लिए ये ठीक बात नहीं है। जिस तरह से बाजार की मांग में उतार चढ़ाव होता है, उदाहरण के लिए जैसे देखो महामारी आई, जैसे कि कोविड महामारी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाया। कौशल के प्रयासों को बाजार की जरूरतों का अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बोला कि अभी जो मांग और आपूर्ति में, कौशल की दृष्टि से मांग और आपूर्ति में जो गैप चल रहा है उसको हमें किसी रचनात्मक तरीके से भरने की जरूरत है। जैसे कोविड महामारी में हमने बाकी चीज़ों से निपटा, आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखा, इन सब चीज़ों से कैसे निपटा, उसी प्रकार हमें कौशल जो बाजार में मांग की जा रही है उसी की आपूर्ति और ज़्यादा मात्रा में आपूर्ति करना होगा, तभी इस समस्या से हम निपटारा पा सकते हैं। ये तीनों हमारे आज के मुद्दे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो कि आपको कुछ टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो खुद से पढ़ने हैं। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, दोनों टॉपिक जो आपको खुद से करने हैं, 2 आर्टिकल हैं। इसके बाद हमेशा की तरह आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं मैंने। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, आरबीआई द्वारा शुरू की जा रही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई ने नई डिजिटल करेंसी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के तौर पर रखने का फैसला किया है, आपको बताना है क्या। दूसरा, CBDC बाजार में मुद्रा की अस्थिरता को बढ़ाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा सही है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप ये। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, GST मुआवजा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मुआवजा उपकर की आय इस फंड में की जाती है। कोविड-19 महामारी ने GST मुआवजे के लिए राज्यों की पात्रता बढ़ा दी है। इनमें से आपको अपना आंसर चयन करना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अर्थव्यवस्था की समसामयिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।